नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुरेंद्रा एजुकेशन अड्डा में। जैसा कि पिछली क्लास में मैं आप लोगों को यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बताया, फिर पुर्तगाली कंपनियों के आगमन के बारे में बताया, उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों से बात करूंगा कि किस प्रकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। क्लियर? और मैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो जो मेरा मनोबल है वो मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा, और जिससे मुझे मेरे अंदर एक नए ऊर्जा की संचार होगी। आइए बात करते हैं आज की कड़ी में हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, यानी डच कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। डच किसके बारे में बात करना है? डच। मैं डचों के बारे में बताने से पहले बताऊं कि जो आज डच की बात होती है, यूरोप कॉन्टिनेंट में 3 कंट्रियां हैं जिनका नाम है बेनेलेक्स। यूरोप कॉन्टिनेंट में यानी यूरोप महाद्वीप में 3 कंट्री यानी देश हैं जिनको हम बेनेलेक्स के नाम से जानते हैं। और उस बेनेलेक्स में एक कंट्री है जिसका नाम है नीदरलैंड। उसी नीदरलैंड को प्राचीन समय में डच या हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? डच या हॉलैंड के नाम से। यानी यह जो डच कंपनी है, इस डच कंपनी को आज वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता था और इसे हॉलैंड जाना जाता है, और इसे पहले किस नाम से जानते थे? हॉलैंड के नाम से जानते थे। यानी इस डच कंपनी की हम बात करें, इसे किस नाम से जानते हैं? हॉलैंड के नाम से। और आज इसे हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। नीदरलैंड। क्लियर? कहते हैं यूरोप में 3 देश हैं और उस 3 देश को, कितने देश? 3 देश, और उस 3 देश को कहते हैं बेनेलेक्स। बेनेलेक्स। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि बेनेलेक्स में कितनी कंट्रियां शामिल हैं, कितने देश बेनेलेक्स में शामिल हैं, और हम बताते हैं कि बेनेलेक्स में 3 कंट्री यानी 3 देश शामिल हैं। ठीक है? इस बेनेलेक्स में कौन कौन सी कंट्रियां शामिल हैं, इनका नाम पूछा जाता है। बीई से बेल्जियम, एनई से नीदरलैंड, और एलईएक्स से लग्जमबर्ग। कितनी देश हो गई? 3 देश हो गए। इसी बेनेलेक्स में एक देश है नीदरलैंड, जिस नीदरलैंड को हम प्राचीन समय में, या हम आधुनिक समय की ही बात करें, शुरुआती समय की बात करें, उस समय इसे डच के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं डचों के बारे में, तो जो डच कंपनी थी, कौन सी? डच कंपनी। यह डच कंपनी स्थापित हुई 1602 में। कब स्थापित हुई? 1602 में। लेकिन 1595-96 में ये डच जो कंपनी है, यानी डच के जो व्यापारी हैं, ये डच के व्यापारी कहां पहुंचे? तो ये डच के व्यापारी 1595-96 में जो पहुंचते हैं, यह पहुंचते हैं मसाला द्वीप, जिसे कहते हैं इंडोनेशिया। ये 1595-96 में मसाला द्वीप इंडोनेशिया पहुंचते हैं।
कौन? डच व्यापारी। और डच व्यापारी 1595-96 में इंडोनेशिया जो पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं कार्लिनियस हाउटमैन के नेतृत्व में, हाउटमैन के नेतृत्व में पहली बार जो डच कंपनी पहुंचते हैं, ये डच कंपनी पूर्वी देश, ठीक है, इंडोनेशिया पहुंचते हैं और वो इंडोनेशिया 1595-96 पहुंचते हैं कॉर्लिनियस हाउटमैन के नेतृत्व में। जबकि डच कंपनी की स्थापना 1602 में होती है और डच कंपनी भारत की बात करें तो ये डच कंपनी भारत 1605 में पहुंचती है। कब पहुंचती है? 1605 में। देखिए, यह डच कंपनी 1605 में भारत पहुंचती है और इस डच कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। लेकिन कई बार प्रश्न यह पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह 1608 में भारत आई, लेकिन उसकी स्थापना 1599 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1599 में हुई थी, लेकिन यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 1608 में पहुंची थी। कब पहुंची थी? 1608 में। जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1599 में हुई थी और भारत पहुंची, भारत इसका आगमन होता है 1608 में। देखिए, मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं, तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 1599 है स्थापना, कई बार इसका स्थापना का डेट 1600 दे देता है आपके एग्जाम में। तो हमें इस पॉइंट को भी ध्यान में रख के चलना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का जो समय है वो 1600 भी क्या करता है, एग्जाम में दे देता है। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यह भारत जब आई थी तो डच कंपनी के बाद आई थी। तो निम्नलिखित में से, प्रश्न सुनिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सी कंपनी है जिसकी स्थापना डच कंपनी से पहले होती है, लेकिन वह भारत डच कंपनी के बाद पहुंचता है? निम्नलिखित में से किस कंपनी की स्थापना डच कंपनी से पहले होती है, लेकिन वह भारत डच कंपनी के बाद पहुंचता है? तो हम बताते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आंसर क्या देते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रश्न आता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहां पर जाते हैं? तो हम बताते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इंडोनेशिया पे पहुंचते हैं, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? हम बताते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व था वो कॉर्लिनियस हाउटमैन ने किया था। बात क्लियर? कॉर्लिनियस हाउटमैन ने किया था। अब इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें स्थापना की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो नाम था वो नाम था वॉग, VOC। क्या नाम था? वॉग, VOC। इस कंपनी का जो नाम था VOC, वह इस कंपनी का नाम था। इस कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो इस कंपनी की स्थापना 1602 में कहां पे? नीदरलैंड में हुआ। इस कंपनी की स्थापना में नीदरलैंड के जो पैसे खर्च हुए वो खर्च हुए 65 लाख गिल्डर। कितने खर्च हुए? 65 लाख गिल्डर। इस कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया। कितने व्यक्तियों का बोर्ड बनाया गया? 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया।
और सरकार की तरफ से इस कंपनी को 21 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया। इस किसको? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको VOC के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? VOC के नाम से जाना जाता था। क्लियर? अब देखिए, यह जो डच कंपनी है 1605 में भारत पहुंची। भारत कब पहुंची? 1605 में। और भारत पहुंचने के बाद भारत के दक्षिणी छोर में मद्रास में एक जगह था जिसका नाम था मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। इस मसूलीपट्टनम में सबसे पहले, कहां पे? मद्रास में था ये मसूलीपट्टनम। इस मसूलीपट्टनम में सबसे पहले क्या हुआ? डचों ने अपनी कंपनी की स्थापना की। डचों ने क्या किया? अपनी कंपनी का स्थापना किया। ठीक है? अब देखिए, 1610 में डचों ने क्या किया? चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट को लीज पर लिया। 1610 में, कब? तो बात करें 1610 में, ये किसके राजा? चंद्रगिरी के राजा। इनसे इन्होंने क्या किया? जो पुलिकट है, इस पुलिकट को इन्होंने क्या किया? इस पुलिकट को इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से लिया और लेने के बाद इस पुलिकट में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। क्या की? यहां पे इन्होंने अपना पुलिकट में फैक्ट्री बनाया और इस पुलिकट में ही इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस पुलिकट में फैक्ट्री बनाया, इस पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया। क्या बनाया? अपना मुख्यालय बनाया। किसको? पुलिकट को। और इसी पुलिकट में इन्होंने, किन्होंने? डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के भी ढाले। क्या किए? स्वर्ण सिक्के भी ढाले। कहां पे? पुलिकट में ही इन्होंने क्या किया? स्वर्ण सिक्कों को भी ढाला। पुलिकट में ही किसने? डचों ने स्वर्ण सिक्के को भी ढाला। उन स्वर्ण सिक्कों को पोगैंडा के नाम से भी जाना जाता है। पोगैंडा। किस नाम से? पोगैंडा। यानी अपने स्वर्ण सिक्के पोगैंडा को डचों ने कहां ढाला? तो पुलिकट में। और पुलिकट को डचों ने किससे प्राप्त किया? तो पुलिकट को डचों ने चंद्रगिरी के राजा से क्या किया? प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया, वहां पे फैक्ट्री लगाई, साथ ही साथ यहां पर इन्होंने क्या किया? सिक्के भी डाले। और किस प्रकार के सिक्के? तो सोने के सिक्के डाले। और उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? पोगैंडा। क्या कहा जाता था? पोगैंडा। क्या कहा जाता था? पोगैंडा कहा जाता था। ठीक है? अब देखो, ये कौन? डच जो थे अब बंगाल की तरफ बढ़े। कहां बढ़े? बंगाल। कहां बढ़े? बंगाल की तरफ। डच बंगाल की तरफ क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और बंगाल में बंगाल के पिपली में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। और हुगली के पास, बंगाल के पिपली में पहली फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री हुगली के निकट। कहां पे? हुगली के निकट चीनसूरा। कहां पे? हुगली के निकट दूसरी फैक्ट्री हुगली के निकट चीनसूरा में स्थापित करते हैं। और इस चीनसूरा को ये क्या करते हैं? किलेबंदी करते हैं। यानी इस चीनसूरा में ये एक किले का निर्माण कराते हैं। और उस किले का नाम जो रखते हैं, किले का नाम रखते हैं गुस्ताउस फोर्ट। उस किले का नाम जो रखते हैं, ये नाम रखते हैं गुस्ताउस फोर्ट। यानी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गुस्ताउस फोर्ट था वो कहां पे था या कहां पे स्थापित किया गया था? तो चीनसूरा में।
कहां पे स्थापित किया गया था? चिंसुरा में। गुस्ताउस फोर्ड निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी का था? तो हम बताते हैं कि जो गुस्ताउस फोर्ड था वह डच कंपनी का था। किसका था? डच कंपनी का था। क्लियर? गुस्ताउस फोर्ड किस कंपनी का था? तो गुस्ताउस फोर्ड डच ईस्ट इंडिया कंपनी का था। क्लियर? अब देखिए हम बात करें तो पुर्तगाली जो आए थे वह पुर्तगाली मसाला का व्यापार करने आए थे। डचों ने कहा कि हम मसाला का व्यापार नहीं करेंगे। भारत में एक अन्य चीज प्रसिद्ध है, सूती का वस्त्र, सूती का कपड़ा। भारतीय जो सूती का कपड़ा है विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। हम एक काम करते हैं, हम क्यों ना हम सूती के वस्त्र को अपने व्यापार में शामिल करें। यानी सूती के वस्त्र को व्यापार में शामिल करने वाला जो यूरोपीय कंपनी था वह था डच। यानी डच यूरोपीय कंपनी ने डच यूरोपीय कंपनी ने सूती के वस्त्रों को व्यापार के रूप में अपनाया। किसमें अपनाया? डचों ने सूती के वस्त्र को व्यापार के रूप में अपनाया। कौन से सूती वस्त्र? भारतीय सूती वस्त्रों को डचों ने क्या किया? व्यापार के रूप में अपनाया। ये सारे पॉइंट आप क्या करिए? नोट करते जाइए। अब देखिए हम बात करते हैं डचों की। तो डच जो थे 1759 में एक युद्ध होता है डच और अंग्रेजों के बीच। इस युद्ध का नाम था वेदरा का युद्ध। इस युद्ध का क्या नाम था? वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध कब हुआ? यह वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। किनके बीच? अंग्रेज व डचों के बीच। किसके बीच? अंग्रेज व डचों के बीच एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम था वेदरा का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए और डच हार गए। और डच का यही से क्या होता है? डच का ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो जाता है। और नई कंपनी जो हम पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे अंग्रेज कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज के लिए धन्यवाद। मैं नेक्स्ट क्लास जो है आपके लिए लेके आऊंगा जो हाल ही में वह होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। बात क्लियर? तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप मैं करता हूं। ठीक है? तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर इस पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी मनोबल क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैं नए वीडियो फिर आगे लेके कंटिन्यू करता रहूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं पुनः।